आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के लिए, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 का, 1 to 5, जितना स्लो मोशन में पढ़िए, लेकिन एक एक वर्ड्स, एक एक शब्द, एक एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको फेमिलियर होना चाहिए, आपसे बनना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इतने ज्यादा ट्रिकी आ रहे हैं, इतने ज्यादा ट्रिकी आ रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग के बाद 60 लाने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आज एक स्टूडेंट का एग्जाम था, उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड के एग्जाम में भी ट्रिकी क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना एक आदत सी बन गई है। यानी एक म्यूचुअल फंड के एग्जाम में भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग रखें कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, अगर हमारा बेस क्लियर है, बेसिक नॉलेज परफेक्ट है, तो क्वेश्चन समझने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत अच्छी तैयारी करके जाएंगे हम, और 70 से ऊपर नंबर अपन स्कोर इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है, यूज ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का यूज कौन करता है? तो रोल ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे हम जैसे रिटेलर्स ही जाए पैसे कमाने। कुछ लोगों का काम है, हेजर्स होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स यानी ट्रेडर्स ही होते हैं, और थर्ड होता है आर्बिट्राजर। ये जो वर्ड है ना, आपको पूरे एग्जाम परेशान करेगा, आर्बिट्राजर, आर्बिट्राज, आर्बिट्राजर्स कौन है, ये हर जगह आपको परेशान करेगा ये वर्ड। तो फैमिलियर हो जाइए, भले ही आज के टाइम में आर्बिट्राज का अवसर तो मिलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और जो नेट है वो भी सुपर फास्ट है, कि आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा इतनी जल्दी किसी भी स्टॉक के और फ्यूचर के प्राइस के बीच में। ठीक है, तो हेजर्स कौन होते हैं? हेजर्स, हेजर्स जो बोलिए, कॉरपोरेशंस, बड़े कॉरपोरेट जैसे एलआईसी, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, या बड़ा पैसा जिन्होंने लगाया है। ठीक है, पब्लिक से लेकर बहुत बड़ा पैसा लगाया उन्होंने। इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक, बैंक भी बहुत बड़े पैसे लगाते हैं। अभी जैसे न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि इंडसइंड बैंक का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में नेट वर्थ का 2% लॉस हुआ है, जिसके कारण उसका शेयर कम से कम 25 से 30% 2 दिन के अंदर गिरा था। एंड गवर्नमेंट्स, ये चार इंस्टीट्यूशन जो हैं, कॉरपोरेशंस, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट, बैंक एंड गवर्नमेंट, all use derivative product to hedge और reduce their exposure to market variable। अब इनको किस चीज से खतरा होता है? पहला होता है इंटरेस्ट रेट से, शेयर की वैल्यू से, बॉन्ड प्राइस से। आप बोलेंगे बॉन्ड प्राइस यहां नहीं होता, लेकिन यूएस में बॉन्ड में भी एफएनओ चलता है। करेंसी एक्सचेंज रेट में, कमोडिटीज प्राइस में। करेंसी एक्सचेंज यानी हमने आउट कंट्री के बाहर लोन लेके बैठे हैं अपन, और अचानक से हमारी करेंसी डेप्रिसिएट होने लगी, उनकी करेंसी बढ़ने लगी, तो वो करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट यानी कि अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, घट गया, तो भी। शेयर वैल्यू, अचानक से मार्केट गिर गया या अचानक से बहुत ऊपर चला गया, तो कमोडिटीज का तो अपन जानते हैं कि कमोडिटीज में ये होता है, जैसे क्रूड ऑयल, ठीक है, ऑयल एंड गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, इसके प्राइस भी इफेक्ट डालते हैं। तो ये सब चीजों में हेजिंग करके लोग रखते हैं कि हमारा रिस्क ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, सेकंड होता है स्पेक्युलेटर या ट्रेडर्स। ये कौन होते हैं? हम जैसे लोग होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनको लगता है कि ये जो फिनेंशियल असेट्स या कमोडिटीज है, वो ट्रेडिंग के लिए बहुत सूटेबल है। ठीक है, पहली चीज वो देख लेते हैं कि सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, और स्पेकुलेशंस करना बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंस ज्यादा खर्चे नहीं आते उसमें। ठीक है, वो भी फ्यूचर का यूज करके। अगर आप रियल में उतनी क्वांटिटी खरीदेंगे एक्चुअल में कैश में, तो ज्यादा पैसे लगेंगे।
अगर आपको रिटर्न मिला, पोटेंशियल रिटर्न, तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि एक ट्रेडर है, उसको लगता है कि किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है बेटर देन एक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है ना, इस पे जाइएगा मत कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो स्टॉक का प्राइस जरूरी नहीं है ऊपर जाएगा। मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि स्टॉक बहुत अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी गिरते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। ठीक है। तो कंपनी का बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बूस्ट करेगा, बहुत तेजी से भागेगा। तो उनके पास दो ऑप्शन है ट्रेडर के पास, या तो वो उसको बाय कर ले और होल्ड करे इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, जो ज्यादा खर्च लगेगा। सेकंड ऑप्शन है, या तो वो फ्यूचर में लॉन्ग चले जाएं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने से क्या होता है, अगर स्टॉक और स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होगा। तब तक आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ करके। ठीक है। आपने लॉन्ग पोजीशन लिया और स्टॉक का प्राइस गिर गया तो फ्यूचर का प्राइस भी गिरेगा, तो उससे आपको बड़ा लॉस भी होगा। ये दोनों रीजन से बोला जाता है फ्यूचर और लिवरेज एक्ट को डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार, डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिवरेज इंस्ट्रूमेंट है, रिस्कियर होते हैं, चाहे आप बाय करो चाहे सेल करो, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दे के जाते हैं। ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, लिवरेज। लिवरेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लोग आज के डेट में लिवरेज लेते हैं ना कि फ्यूचर में खेल रहे हैं, गिरते भी हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं। आर्बिट्राज क्या है, रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है ये, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। बाय एक्सप्लॉइटिंग अ मिस प्राइसिंग इन द मार्केट। आर्बिट्राज कब होता है, व्हेन ट्रेडर परचेस अ असेट चीपली इन वन एक्सचेंज और लोकेशन और साइमल्टेनियसली अरेंज टू सेल इट another location or exchange at higher price. Such opportunity are likely to purchase for very long since arbitrager would rush in to buy the asset in the cheaper and simultaneously sell in the expensive market. ठीक है। जो भी प्राइस का गैप होता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, वो उनका प्रॉफिट होता है। और क्वांटिटी इनकी बहुत हाई रहती, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होता है, तो 4 रुपए में भी बहुत पैसे बन जाते हैं। ठीक है। तो जैसा अपन ने देखा, तीन बड़े प्लेयर होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, हेजर्स, ट्रेडर्स और आर्बिट्राजर्स। हेजर का काम क्या होता है, हेज देयर रिस्क, हेज करना, अपने रिस्क को प्रिवेंट करना, अपने पोर्टफोलियो को रिस्क से बचाना। ट्रेडर का क्या काम होता है, टेक रिस्क, ट्रेडर रिस्क लेता है। आर्बिट्राजर का काम क्या होता है, स्टेबलाइज अ इफिशिएंट लिंक बिटवीन डिफरेंट मार्केट, दो मार्केट के बीच में इफिशियंसी का एक लिंक बनाते हैं वो, यानी एक मार्केट में चीप में खरीदना, दूसरे में मार्केट में एक्सपेंस महंगे में बेच देना। ठीक है। तो ट्रेडर क्या होते हैं, ट्रेडर टेक नेकेड पोजीशन, नेकेड यानी कि लॉस हुआ तो बहुत बड़ा लॉस, प्रॉफिट हुआ तो बहुत बड़ा लॉस, या तो वो लॉन्ग करेंगे या तो शॉर्ट करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। उनकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ डेरिवेटिव मार्केट टू एब्जॉर्बिंग बाइंग और सेलिंग बाय हेजर इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेडर्स। तो जिस स्टॉक में ट्रेडर्स होते हैं उसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी भी होती है, क्योंकि एक हेजर क्या किया, उसने बाय और सेल तो कर दिया अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, लेकिन उनको भी अपनी पोजीशन बचाने के लिए या उतनी कैपेसिटी में अगर वो सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो एक ट्रेडर की जरूरत उनको भी पड़ती है। तो ट्रेडर को एक्ट एज अ काउंटर पार्टी टू हेजर भी बोला जाता है। ठीक है। ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। ये डेप्थ प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। हेजर
से अपने आप को हेज नहीं कर सकता। अगर ट्रेडर नहीं है सिस्टम में तो दोनों एक दूसरे के जरूरत पूरी करते हैं। ठीक है, ट्रेडर को अगर पोजीशन चाहिए तो वो हेजर से लेता है ना। हेजर अगर अपनी पोजीशन करना चाहता है तो उनको ट्रेडर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो आप देखे होंगे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें ट्रेडर्स नहीं होते, तो उसमें लिक्विडिटी भी नहीं होती है। ठीक है, आप चाह के भी उसमें पोजीशन ले लेंगे लेकिन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ हेजर एंड ट्रेडर्स इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्यूचर मार्केट। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ती है, हेजर एंड ट्रेडर की, एसेंशियल है। ठीक है, फिर यूज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर का क्या यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटिंग ट्रेडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क which is inherent to investment in securities. Price risk is the price movement of assets held by a market participant in a unfavorable directions. तो रिस्क कितने टाइप के होते हैं? स्पेसिफिक रिस्क या अनसिस्टमेटिक रिस्क। दूसरा होता है मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस। हाँ, मैं लेटेस्ट वाली ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, ये पीडीएफ, ये बुक है जो आपका एनआईएसएम प्रोवाइड करता है। 200 पेज की है बस। 200 पेज तो कुछ नहीं है। डेरिवेटिव एफएनओ सीखने के लिए 200 पेज कुछ भी नहीं है। मेरे पास एफएनओ की ऐसी सी बुक्स है ना जिसमें एक एक हजार पेज है। जब भी कोई स्टूडेंट पास करता है ना ये एग्जाम, और वो कहते हैं कि सर हमको और ज्यादा जानने की इच्छा है, तो मैं उनको वो बुक रिफर करता हूँ कि ये बुक आप खरीदिए, इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत डीप है, फ्यूचर एंड ऑप्शन और डेरिवेटिव। ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा सर। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? स्पेसिफिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क इज द कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क दैट इज यूनिक टू स्पेसिफिक इवेंट पर्टेनिंग टू कंपनी और इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक रिस्क इंक्लूड रिस्क ऑफ फॉल इन स्टॉक प्राइस ड्यू टू स्ट्राइक बाय फैक्ट्री वर्कर। ठीक है, ये क्या होता है? स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है? या अनसिस्टमेटिक, यानी कि स्टॉक का प्राइस इसलिए गिर गया क्योंकि फैक्ट्री के वर्कर स्ट्राइक में चले गए, जिससे उनका प्रोडक्शन और सेल्स इफेक्ट किया। ठीक है, या रिस्क ऑफ सडन डिपार्चर ऑफ मैनेजर पर्सन, यानी कि कोई बड़ी पोस्ट में है, वो अचानक से कंपनी छोड़ के चले गए या उनकी डेथ कर गए, तो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ मार्केट शेयर ड्यू टू इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, ये भी एक अनसिस्टमेटिक और स्पेसिफिक रिस्क है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां इसके एग्जाम्पल से पूछता है विच इज स्पेसिफिक रिस्क या अनसिस्टमेटिक रिस्क, या विच इज मार्केट रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, स्पेसिफिक रिस्क इज इनसेपरेबल। आप इन्वेस्टमेंट करिए, अचानक से कोई ना कोई न्यूज आती है जिसके कारण स्टॉक नीचे गिरते हैं। ठीक है, आप इस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके। फिर होता है सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, ये समझ में आ गया तो सिस्टमेटिक रिस्क बताता हूं, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई कर सकता है अपनी पोर्टफोलियो को, एलिमिनेट अ मेजर पार्ट ऑफ प्राइस रिस्क, द डाइवर्सिफिएबल या अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो पार्ट नॉन डाइवर्सिफिएबल पोर्शन है मार्केट रिस्क, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, एग्जाम्पल है रिस्क
ड्यू टू सडन चेंज इन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी यानी आरबीआई की पॉलिसी, फिस्कल यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अचानक से डेप्रिसिएट होना डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट का, यानी कि रुपए का कमजोर होना, अचानक से वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया, ठीक है, जैसे रसिया और यूक्रेन का छिड़ा था, इसराइल का दूसरे देश से छिड़ा था, तो वहां पे मार्केट को इफेक्ट करता है वो, ठीक है। दिस रिस्क इज सेपरेबल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडेबल इन मार्केट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव। आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं इंडेक्स डेरिवेटिव का यूज करके। कैसे करना है आने वाली क्लासेस में देखेंगे, बीटा का यूज करके, ठीक है। टोटल प्राइस रिस्क इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, दोनों मिला के प्राइस रिस्क बनता है। अब देखिए, सिंगल स्टॉक फ्यूचर का यूज करके हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ सिंगल स्टॉक फ्यूचर वुड हैज द मार्केट पार्टिसिपेट अगेंस्ट द टोटल रिस्क इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आप स्टॉक फ्यूचर का यूज करके आप टोटल रिस्क से बच सकते हैं, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइंग पोजीशन एंड सिंगल स्टॉक इज द सेटलमेंट फ्रंट। इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, सेटलमेंट टेक प्लेस इमीडिएटली, एंड केस ऑफ फ्यूचर सेटलमेंट एक्सपायरी वाले दिन होता है, ठीक है। वाइल सिंगल स्टॉक फ्यूचर इन्वेस्टर को हैच करता है स्पेसिफिक रिस्क ऑफ स्टॉक, ठीक है। स्पेसिफिक रिस्क अपन ने देखा है। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर आर रिक्वायर्ड टू मिटिगेट द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो। आपके पास पूरे स्टॉक की पोर्टफोलियो है, उस रिस्क से बचने के लिए आप इंडेक्स फ्यूचर का यूज करेंगे, लेकिन कैसे वो अभी बताता हूं मैं, ठीक है। वी गेट अ मैनेजमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क विद इंडेक्स फ्यूचर, वी नीड टू अंडरस्टैंड बीटा, अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ऐसा रिस्क जो डाइवर्सिफिकेशन से मिटिगेट नहीं हो सकता, उसके लिए तो पहले बीटा समझना जरूरी है, ठीक है। इट मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक, स्टॉक सेंसिटिव कितना है और आपका पोर्टफोलियो कितना सेंसिटिव है, ठीक है। इंडेक्स मूवमेंट के अनुसार उसका हिस्टोरिकल प्राइस क्या है, इससे, यानी कि इंडेक्स कितना मूव करता है और आपका स्टॉक कितना मूव करता है। जैसे किसी स्टॉक का बीटा है 2, इसका क्या मतलब है, अगर स्टॉक का प्राइस 20% ऊपर जाता है, इसका ये मतलब है इंडेक्स मूव करता है 10%, ठीक है। इंडेक्स अगर 10% मूव करता है तो स्टॉक का प्राइस 20% मूव करता है, अगर उसका बीटा 2 है तो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है इंडेक्स से। स्टॉक जिसका बीटा 1 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं एग्रेसिव स्टॉक। एग्रेसिव एकदम गर्म खून के हैं कि इंडेक्स भागा नहीं कि हम डबल भागेंगे, ठीक है। और जिनका बीटा लेस देन 1 होता है उनको कंजर्वेटिव स्टॉक्स बोलते हैं। ये चीज समझ में नहीं आई कि नहीं आई, ये बताइए पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा कि बीटा 2 है तो स्टॉक का मूवमेंट बताओ। ये समझ में आया बीटा, इंडेक्स 10%, स्टॉक 20%, इंडेक्स 1%, स्टॉक 2% या मोर। ये समझ में आया आपको। और जिनका बीटा 1 से ज्यादा होता है उसको एग्रेसिव, और जिनका 1 से नीचे होता है उनको कंजर्वेटिव बोलते हैं। प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट।
चलिए, लगता है आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालते हैं? ठीक है, बीटा वन, ठीक है, वेटेज इंटू बीटा वन, W2, ठीक है, वेटेज दूसरे स्टॉक का इंटू बीटा, उसका कितना बीटा है, टोटल निकालते हैं तो पोर्टफोलियो का बीटा आ जाता है। तो पोर्टफोलियो का जितना बीटा आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन को इंडेक्स सॉर्ट करना है। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है, और बीटा कहां पे दिखता है इंडिविजुअल स्टॉक का? ब्लूमबर्ग, रियूटर्स, फिनेंशियल न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब जगह उसका बीटा अवेलेबल है। आजकल स्टॉक का भी देते हैं, जैसे आप स्टॉक किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो। ठीक है, अब यहां एग्जांपल से देखिएगा, व्हेन स्टॉक फ्यूचर आर यूज्ड टू हेज द रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक, वी कैन यूज हेज रेशो ऑफ 1:1। जैसे इन्वेस्टर ने होल्ड किया 550 शेयर एचडीएफसी के, केवल इनका एचडीएफसी में ही इन्वेस्टमेंट है, 550 शेयर रखे उन्होंने। वो डर रहे हैं कि टेम्पररी फॉल अगर आया किसी भी स्पेसिफिक न्यूज से, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर का यूज कर रहे हैं स्टॉक को हेज करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइज एक एग्जांपल है, ये 550 है, तो आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं उसको हेज करने के लिए। तो इसका हेजिंग रेशो आएगा 1:1, यानी कि एक बैंक फ्यूचर, एचडीएफसी बैंक का आपके पास 550 शेयर है, उसको हेज करने के लिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसका रेशो आ जाएगा 1:1। ठीक है, जिससे आपका पोर्टफोलियो जो आपने स्टॉक केवल एचडीएफसी रखा है वो हेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स यूज करना है सिस्टमेटिक रिस्क के लिए, तो हम 1:1 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज द पोर्टफोलियो टू बी हेज इन डिफरेंट फ्रॉम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इन्वेस्टर ने एक होल्ड किया है 10 लार्ज कैप स्टॉक, और वो हेज करना चाहते हैं अपने टोटल स्टॉक्स को, ठीक है, पोर्टफोलियो को। तो वो क्या करेंगे, इंडेक्स के 30 और 50 स्टॉक उसको यूज ना करके वो परफेक्ट हेजिंग करेंगे। कैसे? टोटल बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे, और वो डिफरेंट हो सकता है इंडेक्स से। ठीक है, तो इंडेक्स का जो फ्यूचर है वो भी हमको बीटा के रेशो में यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पोर्टफोलियो रिस्क। कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको इंडेक्स फ्यूचर के लगेंगे आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए? तो उसका उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका यूज करके आप सिस्टमेटिक रिस्क से अपने अपनी पोर्टफोलियो को हेज कर सकेंगे। ठीक है, जिसको बीटा के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, हेजिंग को अपन बहुत अच्छे से चैप्टर 5 में भी देखेंगे, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी है, बीटा क्वेश्चन आते ही आते हैं बीटा से। अगर मैं इसको नोट्स दे के आपको समझाऊं तो कभी जिंदगी में किसी को ना समझ में आए, जब तक इसको डिटेल ना समझाया जाए। अब इंपॉर्टेंट टर्म इन हेजिंग क्या होती है? ठीक है, पहला होता है लॉन्ग हेज। लॉन्ग हेज क्या होता है? लॉन्ग हेज इज द ट्रांजेक्शन व्हेन वी हेज अवर पोजीशन इन कैश मार्केट बाय गोइंग लॉन्ग इन फ्यूचर मार्केट। जब हम फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग जा रहे हैं, उसके कारण अपनी अपन पोजीशन को हेज कर रहे हैं, उसको लॉन्ग हेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है कि हम कुछ समय बाद हमको पैसे मिलने वाले फ्यूचर में, और हम चाहते हैं कि हम सिक्योरिटीज को इन्वेस्टमेंट करेंगे सिक्योरिटीज मार्केट में। हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी कंपनी में करना है, लेकिन फ्यूचर में पैसा मिलना है तो ये तो तय है कि सिक्योरिटी मार्केट में करना है।
और अपने को ये भी लग रहा है कि मार्केट नियर फ्यूचर में बढ़ेगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, बियर अ रिस्क ऑफ एक्वायरिंग द सिक्योरिटी एट हायर प्राइस, हम लॉन्ग जाएंगे इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है। और जो भी पैसे हमको अगर लॉन्ग में अपने को प्रॉफिट होता है तो उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कैश मार्केट में, और जो कैश अपने को मिलेगा, और साइमल्टेनियसली हम अनवाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन को। ठीक है। और जो भी लॉस होगा ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी एट हायर प्राइस resulting from the upward movement in the market over the intermediate period would be partially or fully compensated by profit made by on our position in index future। तो इंडेक्स फ्यूचर में अपन लॉन्ग गए और मार्केट भी हमारे फेवर में काम किया तो हमको प्रॉफिट हुआ लॉन्ग में। तो जब हमको कैश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, कैश मार्केट जब हमको फ्यूचर में जो पैसे मिलने थे वो मिल जाएंगे, तो उस पैसे का हम यूज करेंगे कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, और जो हमको इंडेक्स को लॉन्ग करने से जो प्रॉफिट बना वो हमको कंपनसेट करेगा क्या, जो भी सिक्योरिटीज के प्राइस हाई गए, या जो सिक्योरिटीज को हमने कैश मार्केट में हायर प्राइस में खरीदना पड़ गया क्योंकि उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, वो कंपनसेट होगा इंडेक्स फ्यूचर के द्वारा। सेम कंडीशन होती है शॉर्ट हेज में। शॉर्ट hedge is the transaction when the hedge is accomplished by going short in future market। ठीक है। हम शॉर्ट जा रहे हैं फ्यूचर में, हमारे पास पोर्टफोलियो है, लेकिन हमको तुरंत उसको लिक्विडेट नहीं करना है। ठीक है। हमको नियर फ्यूचर में आने वाले 2-3 महीने बाद उसको सेल करना है, लेकिन हमको ये डर है कि प्राइस फॉल ना हो जाए नियर फ्यूचर में, तो अपन क्या करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। ठीक है। जो भी हमारे पोर्टफोलियो में मान लीजिए मार्केट गिरता है और जो हमको अमाउंट का लॉस होता है कैश मार्केट में, वो फुल्ली कंपनसेट हो जाएगा बाय प्रॉफिटिंग ऑन आवर फ्यूचर पोजीशन। ठीक है। ये पूछता है लॉन्ग और हेज पोजीशन, लॉन्ग और शॉर्ट हेज। ठीक है। फिर होता है क्रॉस हेज। व्हेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन असेट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि उस असेट्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, तो market participant look for a asset that is closely associated with their underlying and trade in future market of that closely associated asset for hedging purpose। They may trade in future to of this related asset to protect the value of their actual assets। ठीक है। This is called cross hedge। ठीक है। जिस जिस असेट्स को हम लेना चाहते हैं वो फ्यूचर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी से जुड़ा हुआ या क्लोजली एसोसिएट असेट्स, उस जो कि फ्यूचर में अवेलेबल है या क्लोजली मैच करता है अंडरलाइंग असेट से, उसको हम फ्यूचर में यूज करेंगे फॉर हेजिंग पर्पस। ठीक है। जिससे हम एक्चुअल असेट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, इसको कहते हैं क्रॉस हेज। ठीक है। इसका एग्जांपल है जेट फ्यूल, जो कि अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल, हीट ऑयल या गैसोलीन, जो कि क्लोज एसोसिएट है जेट फ्यूल से, उसको यूज करेंगे हेजिंग पर्पस से। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है क्रॉस हेज का, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है। हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ इज द मैच्योरिटी मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच वी हैज अवर पोजीशन। इसका थंब रूल क्या होता है कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं विच एक्सपायर जस्ट आफ्टर द डेट विच वी विश टू अनवाइंड आवर एक्सपोजर। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि ऑन May 10 इन्वेस्टर डिसाइड टू सेल हिज पोर्टफोलियो ऑन June 20। तो हम क्या करेंगे, June 20
3 का, यानी कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, अगर इसको 25 भी कर दें तो जून 25 का अपन कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ना कि मई के मंथ को। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट मंथ है, जिस महीने हमको पैसे की जरूरत है, और उस महीने के कॉन्ट्रैक्ट को अपन शॉर्ट या बाय करेंगे, वो होता है हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। ट्रेडिंग इन फ्यूचर, जो ट्रेडर होते हैं, आर रिस्क टेकर इन डेरिवेटिव मार्केट। They take position in future market without having any position in underlying cash market. उनका कोई कैश में पोजीशन नहीं होता, वो केवल फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। इनका पोजीशन बेस्ड होता है कि इन उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार और प्राइस मूवमेंट के अनुसार। ट्रेड या तो नेकेड पोजीशन लेते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, या स्प्रेड पोजीशन लेते हैं। अ ट्रेडर टेक अ नेकेड लॉन्ग पोजीशन व्हेन ही एक्सपेक्ट मार्केट टू राइज। नेकेड लॉन्ग पोजीशन कब लेता है कि उनको लग रहा है मार्केट बहुत आगे तक बढ़ सकता है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो प्रॉफिट इज मेड बाय रिवर्सिंग द लॉन्ग पोजीशन एट हायर प्राइस लेटर। और वैसे ही वो शॉर्ट पोजीशन लगते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, बाय रिवर्सिंग हिज पोजीशन एट लोअर प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है, ये होते हैं ट्रेडर्स के पोजीशन। ट्रेडर ऑल्सो टेक लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन सिंगल स्टॉक। दोनों काम करते हैं, या दोनों काम करते हैं, ऑल्सो टेक लॉन्ग और शॉर्ट। उनको लग रहा है कि व्हेन दे एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस राइज, दे मे टेक लॉन्ग पोजीशन इन दिस फ्यूचर। और जब उनको लगता है कि प्राइस गिरने वाला है, तो दे टेक शॉर्ट पोजीशन इन सिंगल स्टॉक फ्यूचर। इफ मार्केट और द स्टॉक मूव इन एक्सपेक्टेड डायरेक्शन, द ट्रेडर वुड एंड अप मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर मार्केट या स्टॉक उनके डायरेक्शन में नहीं गया तो उनको लॉस भी होता है। फ्यूचर पोजीशन में दोनों कंडीशन होती है, आपको बहुत ज्यादा लॉस या बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। नेकेड पोजीशन इज लॉन्ग और शॉर्ट इन एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बट अ स्प्रेड पोजीशन कंसिस्ट ऑफ टू पोजीशन। स्प्रेड पोजीशन में दो पोजीशन लेते हैं, जैसे वन लॉन्ग और वन शॉर्ट। ठीक है, और दोनों या तो सेम कॉन्ट्रैक्ट सेम एक्सपायरी का हो सकता है, या ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, और टू कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट मेच्योरिटी ऑन द सेम प्रोडक्ट, ये स्प्रेड होता है। फॉर्मर को, जो सेम टू कॉन्ट्रैक्ट सेम मेच्योरिटी और डिफरेंट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं इंटर कमोडिटी या इंटर प्रोडक्ट स्प्रेड, या इसको बोलते हैं सेकेंड वाला जो है, जिसका मेच्योरिटी डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, उसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड या टाइम स्प्रेड या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। Exchange need to provide the required input to the trading system if it to recognize any kind of spread। ठीक है, आज के डेट में केवल कैलेंडर स्प्रेड अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी डेरिवेटिव। कैलेंडर स्प्रेड ओनली। इंटर कमोडिटी स्प्रेड बिटवीन स्पेसिफिक कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, सोयाबीन, सोया मिल्क, सोयाबीन ऑयल आर अवेलेबल इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है, तो कैलेंडर स्प्रेड जो है वो इक्विटी डेरिवेटिव में अवेलेबल है, और इंटर कमोडिटी स्प्रेड जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर, सोयाबीन, सोया मिल्क, सोया ऑयल जैसे कमोडिटीज में अवेलेबल है। जो कैलेंडर स्प्रेड होता है वो नियर मंथ के सीरीज में होता है। ठीक है, जैसे आपने मिस्टर ए ने थ्री कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, और टू लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए 2 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, और 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए उन्होंने 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो उनके कितने बने? ही सेड 2 कैलेंडर स्प्रेड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ एंड 1 कैलेंडर स्प्रेड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मंथ। ठीक है, हिज पोजीशन रिमेन इन 2-3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ट्रीटेड एज नेकेड। 3 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ले लिए 1 मंथ फ्यूचर के, शॉर्ट किया उन्होंने शॉर्ट टर्म 1 मंथ का, और 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया 2 मंथ का, और 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया 3 मंथ का। तो उनके कैलेंडर स्प्रेड कैसे बने? नियर मंथ के फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का मिला के 2 कैलेंडर स्प्रेड,
और 1 कैलेंडर स्प्रेड बना फर्स्ट एंड थर्ड मंथ को मिला के। ठीक है, ये होता है कैलेंडर स्प्रेड ऑन फ्यूचर, नॉट अ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मार्केट, जो अब मैंने आपको बताया था कि एक मार्केट जिसमें चीप है उसको बाय करना, और साइमल्टेनियसली जो एक्सपेंसिव मार्केट है जिसमें वो महंगे में बिक रहा है वहां पे उसको सेल कर देना। इसको बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मार्केट। ठीक है, आर्बिट्राज कितने टाइप के होते हैं फ्यूचर मार्केट में? पहला होता है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज रिफर टू लॉन्ग पोजीशन इन कैश। आपने लॉन्ग पोजीशन ली है कैश में ऑन अंडरलाइंग मार्केट, एंड शॉर्ट पोजीशन ली है फ्यूचर में, तो कैश एंड कैरी हुआ। रिवर्स कैश एंड कैरी यानी कि आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है फ्यूचर में और शॉर्ट पोजीशन में आप हो कैश में। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स कैश एंड कैरी। इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज क्या होता है? आपने दो मार्केट में पोजीशन ली है सेम कॉन्ट्रैक्ट की इन डिफरेंट मार्केट और एक्सचेंज। ठीक है, फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकालते हैं? स्टैंड एस फॉर एस प्लस सी, एस यानी स्पॉट प्राइस प्लस सी यानी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, कैश कैश कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी ये इसका फॉर्मूला है। जहां पे कॉस्ट ऑफ कैरी का ये जो फॉर्मूला है जिसमें एस हो गया स्पॉट प्राइस 1+R_T। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट हो गया परसेंटेज में, टी हो गया टाइम इन एक्सपायरी। ठीक है, ये इस टाइप से भी इसका फॉर्मूला यूज होता है, F=SE, ठीक है, RT। इंटर मार्केट आर्बिट्राज वही होता है, एक मार्केट में आपने खरीदा दूसरे मार्केट में साइमल्टेनियसली उसको सेल कर दिया। ये भी आता है कई बार, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि एक एक्सचेंज में एनएससी में स्टॉक जेट का प्राइस चल रहा है 100 और बीएससी में 101, एनएससी में 100 बीएससी में, तो ट्रेडर क्या किया, बाय करेगा एक बीएससी में और सेल कर देगा एनएससी में। द पोजीशन कुड बी रिवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन डिफरेंस फ्यूचर प्राइस स्क्वीज, दिस वुड बी प्रॉफिटेबल टू आर्बिट्राजर। तो 100 में खरीदा और 101 में तुरंत बेच दिया, 1% का प्रॉफिट तुरंत हो गया। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन डील मस्ट बी एनालाइज प्रॉपरली बाय आर्बिट्राजर। आपको आपने कर लिया, लेकिन 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए आपको कितना ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगा, एसटीटी कितना लगा, ये सब चीजें आपको पहले कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको इंटर मार्केट आर्बिट्राज में एंट्री लेनी है, या कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसमें आपको ये सब चीजें चेक करके ही एंट्री लेना है। We may conclude the future providing market participant with a quick and less expensive mode to alter their portfolio composition to arrive at desired level of risk. ठीक है, as they could use either add risk to the existing portfolio or reduce risk to of the existing portfolio. तो रिस्क मैनेजमेंट एसेंशियल है और पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर टूल को यूज करना। ठीक है, तो इनका यूज होता है। अगर आप इसको चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। आप मार्केट में चाहे खुद ट्रेड करो या आप किसी को टेप नॉलेज भी देते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट